हेलो एवरीवन। आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, तो सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका ये दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही शुभ जा रहा है। ये एक त्यौहार का दिन है और हर एक त्यौहार हमारे दिल के बहुत ही करीब है। तो आज का दिन आप बहुत अच्छी तरीके से बिताइए, शांति से बिताइए, खुशी से बिताइए। तो अब आते हैं असली टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक ये है कि ये जो टॉक्सिक है ये बॉक्स ऑफिस पे टैंक क्यों कर गया, बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म फेल क्यों हो गया, और टॉक्सिक के मेकर्स जो भी कदम उठा रहे हैं, मतलब यूट्यूबर्स के खिलाफ या फिर IMDb, इंस्टाग्राम और कई सारे सोशल मीडियाज़ पर भी ये अपनी हुकूमत जमाने के लिए कोर्ट नोटिसेस भेज रहे हैं। यूट्यूबर्स को भी कोर्ट नोटिसेस भेजे गए। सूरज कुमार, शान प्राशर और भी ऐसे कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर कोर्ट नोटिसेस थमा दिए गए। बुक माई शो में भी इस फिल्म को रेटिंग देने से मतलब इन्होंने सबको मना कर रखा है। मतलब वहाँ भी कोर्ट का नोटिस लेकर किसी को भी रेटिंग देने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। मतलब बुक माई शो में कोई जाकर इस फिल्म को किसी भी तरह का रेटिंग नहीं दे पा रहा है। और ये सेम चीज़ हर एक सोशल मीडिया में हो रहा है। IMDb में भी इस फिल्म को कोई रेटिंग दे नहीं पा रहा है कोर्ट नोटिस के चलते। इंस्टाग्राम में भी जो इस फिल्म को लेकर मतलब कोई रील्स फैला रहे या कोई रिव्यू डाल रहे, उनको भी टेक डाउन किया जा रहा है। मतलब हर तरफ से सोशल मीडिया में इस फिल्म का जो भी मतलब नेगेटिव रिव्यू है, सबको बस टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस फिल्म की लेगेसी को बचाया जा सके। लेकिन क्या इससे इस फिल्म को या इनके मेकर्स को किसी भी तरह का फ़ायदा पहुंच रहा है, और क्या ये कदम सही है कि गलत? तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने कली टॉक्सिक का रिव्यू दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें कही हुई है, तो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस फिल्म का फेल होने के पीछे क्या क्या बड़े कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हूँ और आज की वीडियो यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है डायरेक्टर और एक्टर यानी कि सुपरस्टार के बीच क्लैरिटी का अभाव, कोऑपरेशन की अभाव, ये सबसे पहला कारण है। आप इस फिल्म को अगर ध्यान से देखें तो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो साठ खाट है वो अच्छा नहीं है। उनके बीच के रिश्ते मतलब बहुत ही ख़राब थी। कोऑपरेशन उनके बीच बिल्कुल भी नहीं था। और पहले भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी रूमर्स आए थे, जैसे कि मैंने रिव्यू में भी कहा था। काफ़ी सारे प्रोमोस जब टॉक्सिक का मैं उनका रिएक्शंस दे रहा था, तब भी मैंने कहा था कि डायरेक्टर का जो वॉइस है वो दबता जा रहा है, क्योंकि गीतू मोहनदास जी जो है, मैंने बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि वो जिस तरह की फिल्म बनाती है टॉक्सिक, उस तरह की फिल्म एक्चुअली में है नहीं। तो उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दिया गया। उन्होंने जो पहला ड्राफ्ट बनाया था उससे यश जो है वो खुश नहीं थे, और इस फिल्म को काफ़ी बार रीशूट किया गया। काफ़ी बार इस फिल्म को रीशूट किया गया, जिसके वजह से इस फिल्म की बजट जो है 1000 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये बात है। देखिए, गीतू मोहनदास जो है वो अलग किस्म की डायरेक्टर है। वो शी इज़ द फेमिनिस्ट डायरेक्टर, ठीक है। फीमेल सेंट्रिक फिल्में बनाती है, और उनकी फिल्में जो है वो शहरी जनता के लिए अपीलिंग है। मतलब अर्बन ऑडियंसेस के लिए उनका फिल्म दमदार है। वो मास ऑडियंस के लिए फिल्म बनाती नहीं है। लेकिन यश जो है वो तो ठहरे सुपरस्टार, वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, रॉकिंग स्टार यश है। वो मास ऑडियंस उनके दीवाने हैं, उनके लिए पागल है, उनके लिए जान तक देने को तैयार है। आप सब जानते हैं कि साउथ के स्टार्स के लिए ऑडियंस कितने पागल है। इस बारे में यह बताने की मुझे अलग से ज़रूरत नहीं। तो बॉस, डायरेक्टर और सुपरस्टार के बीच में ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है। एक सुपरस्टार होने के नाते जब आप एक डायरेक्टर को हायर करते हो
तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस डायरेक्टर को फ्रीडम देना ज़रूरी है। अगर मैं इस डायरेक्टर को फ्रीडम दूंगा तभी ये डायरेक्टर अपनी वॉइस बयां कर पाएगा अपनी फिल्म के ज़रिए। और आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए दैट द डायरेक्टर शुड बी द कैप्टन ऑफ द शिप। डायरेक्टर शुड बी द कैप्टन ऑफ द शिप। लेकिन इस मामले में ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं आता, बल्कि इस मामले में बस यही बातें बाहर आती है कि यहाँ पर यश सब कुछ अपने हाथों से कंट्रोल करने की कोशिश करी है। यश खुद भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है, लेकिन उन्होंने गीतू मोहनदास पर जोर ज़बरदस्ती की है। उनके वॉइस को पूरी तरीके से दबाकर उन्होंने अपना वॉइस डाल दिया। मतलब पूरा फिल्म जो है केजीएफ के हैंगओवर से गुजरा है और बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें इस फिल्म पर डाली गई है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी वजह है इस फिल्म का फेल होने का, क्योंकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस जो थी इस फिल्म से बहुत ऊंची थी, लेकिन वो फिल्म उस एक्सपेक्टेशन के एकदम आसपास भी नहीं आई, जिसके कारण ये फिल्म फेल होता है। तो डायरेक्टर और एक्टर के बीच में कोऑपरेशन 100% होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं था, इसकी अभाव था। दूसरी कारण अगर आप मुझसे पूछे तो यश का ये हॉलीवुड वाला जो विजन है ये एक बहुत बड़ी कारण है। यश अपने हर इंटरव्यूज़ में ये बताते हैं कि वो हॉलीवुड की ऑडियंस के बारे में सोचकर अपनी फिल्म का वो निर्माण कर रहे थे। सबसे पहली बात, ये जो फिल्म है ये एक भारतीय फिल्म है, भारतीय सिनेमा है। आप जब भी एक भारतीय सिनेमा बनाते हैं, जब भी आप भारतीय सिनेमा को बनाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले भारत की और जनता के बारे में आपको सोचना पड़ता है। बिकॉज यू आर मेकिंग एन इंडियन फिल्म, सो एट फर्स्ट यू शुड गिव प्रेफरेंस टू इंडियन ऑडियंस। यू शुड गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस टू द इंडियन ऑडियंस। भारतीय ऑडियंस के बारे में पहले सोचा कीजिए, फिर आप वेस्टर्न ऑडियंस के बारे में सोचिए। हॉलीवुड की ऑडियंस के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले आप भारतीय ऑडियंस के बारे में तो कृपया सोचिए। और इस कारण से एक और कारण मुझे अभी भी याद आया, वो है इंटरव्यूज़। इंटरव्यू में एक एक्टर या एक फिल्म मेकर किस तरह अपने आप को पेश करते हैं, वो किस तरह की बातें रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है एक फिल्म का हिट या फ्लॉप होने के पीछे। तो आपने सुपरस्टार यश को तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में देखा ही है। वो जिस तरह के इंटरव्यूज़ देते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा असर उनकी फिल्मों पर पड़ता है और इसका एक बहुत बड़ा असर टॉक्सिक पर भी पड़ी है। यश जो इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये कॉन्फिडेंस जो है एक्चुअली इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा श्राप बन गया। देखिए, कॉन्फिडेंस बुरी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। आपको अपने आप पे या अपने काम पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक फासला है, फ़र्क है, दोनों अलग चीज़ है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच फ़र्क है, वैसे ही कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच भी फ़र्क है। और ये फ़र्क हमारे यश साहब भूल गए। तो काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, और जब बात आई धुरंधर 2 से क्लैश करने की, तब भी यश साहब हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड किए। उन्होंने कहा कि हमारे कंटेंट में बहुत दम है और मुझे अपने फिल्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो भाई, सामने कौन सी फिल्म आती है हमें उससे कोई परवाह नहीं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह की ये बात कर रहे थे, लेकिन बाद में वो खुद ही धुरंधर 2 से पीछे हट गए। मतलब बहुत तरह के रीजंस देकर, डिस्ट्रीब्यूशन का रीजंस देकर, या फिर और भी कई रीजंस थे जो उन्होंने दिया। उसके बाद जून में उसकी फिल्म रिलीज़ होना था, तब भी उन्होंने बहुत सारे रीजंस दे दिए कि ये मतलब ईरान और यूएसए के बीच में जो युद्ध चल रही थी उसका रीज़न दे दिया। तो काफ़ी सारे रीजंस दे देकर उन्होंने अल्टीमेटली 26 अगस्त को अपनी फिल्म रिलीज़ करवाई।
अगर ये धुरंधर 2 से गलती से भी क्लैश कर जाता तो ये इस फिल्म को मतलब 1-2 दिन में इस फिल्म ने जितना कलेक्शन किया है ना, वो भी नहीं कर पाती। ये फिल्म तभी वॉश आउट हो जाता। तो इंटरव्यू में आप क्या कहते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यश ने इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दिया कि हम दुनिया हिला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब वो बातें ऐसी कर रहे थे जैसे वो कोई ऑस्कर लेवल की फिल्म ला रहे हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन से भी बढ़िया फिल्म मेकर है वो। मतलब जैसे क्रिस्टोफर नोलन खुद इम्प्रेस होकर इनको ऑस्कर दे देंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपनी फिल्म को लेकर। ये अक्सर अपनी कंटेंट्स को लेकर, अपनी फिल्म को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए, मतलब कितना ऊपर रहता है। इसलिए ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन उतना ही ऊपर पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और ये रीज़न भी बहुत बड़ा फैक्टर मतलब बन जाता है एक फिल्म के लिए, क्योंकि आपका यही कॉन्फिडेंस अगर आपके फिल्म के कंटेंट के साथ मैच नहीं करेगा, ऑडियंस फिर से निराश होगी। इस बात पर कोई शक नहीं, लिख लीजिए आप। और भाई चौथा रीज़न और क्या हो सकता है? चौथा रीज़न तो भाई इस फिल्म के सब अनाप शनाप जो चीज़ें हो रही है, और ऊपर से हॉलीवुड से जो मतलब ब्लेटेंट कॉपी किया गया, खासकर इस फिल्म का जो ट्विस्ट है, मतलब वो एक हॉलीवुड फिल्म से पूरा चुराया गया है। वो तो एक्चुअली हॉलीवुड ऑडियंस को इम्प्रेस करने के जो बात कही थी यश ने, एक्चुअली उस पॉइंट पे आना चाहिए था। मैं वहाँ वो बात बताना भूल गया, लेकिन मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि भाई इस तरह की जो ट्विस्ट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी इस फिल्म के लिए। मतलब ये ट्विस्ट बहुत ही इलॉजिकल है। मतलब इस फिल्म में एक्चुअली कुछ भी लॉजिकल नहीं था, सब कुछ इलॉजिकल था, हद से ज़्यादा। इसीलिए कहता हूँ कि क्लैरिटी होनी चाहिए फिल्म में। और सबसे बड़ी क्लैरिटी तो भाई डायरेक्टर और सुपरस्टार के बीच में होना चाहिए, उनके रिलेशनशिप के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली सबसे बड़ी कारण है एक फिल्म का हिट या फ्लॉप होने के पीछे। और अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पर। वो ये है कि ये केवियन प्रोडक्शंस वाले जो भी कांड कर रहे हैं, क्या वो सही है? मतलब आप अपने फिल्म को बचाने के लिए अपने फिल्म की नेगेटिव रिव्यूज़ को ज़बरदस्ती दबा रहे। भाई सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं वो कितने जेन्युइन है या नहीं। हाँ, अगर किसी फिल्म को हद से ज़्यादा पॉजिटिव या हद से ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाए जो कि जेन्युइन नहीं है, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हमें याद रखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक प्रजातंत्र देश में रहते हैं, हम एक गणतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। इंडिया एक रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन है, यानी कि एक प्रजातंत्र देश है। हाँ, तो मैंने यही कहा कि इंडिया एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट नेशन है। इसका मतलब क्या है कि हम सबको अपनी अपनी राय देने का पूरा हक है। वी ऑल आर एंटाइटल्ड टू आवर ओन ओपिनियंस। हमें अपना ओपिनियन शेयर करने का पूरा हक है, और ये हक हमारी संविधान हमको देती है, हमारी कानून हमको देता है। तो ये बात हर एक फिल्म मेकर, हर एक प्रोड्यूसर और हर एक सुपरस्टार्स को अच्छे तरीके से याद और पता दोनों होना चाहिए। तो ये केवियन प्रोडक्शंस जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, एक एक यूट्यूबर को कोर्ट नोटिसेस भेज रहे हैं, और ख़ासकर बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो इस फिल्म के बारे में रिव्यू कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो 99% यूट्यूबर्स या फिर 99% इंडियन ऑडियंस सब इस फिल्म को नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, सब इस फिल्म को नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैला रहे हैं, सब इस फिल्म के बारे में नेगेटिव मतलब हो गए हैं।
Everyone is negative regarding this film. 99% of the whole Indian audience is negative. उसमें यूट्यूबर्स भी है और बाकी सारे ऑडियंस भी है. तो केवीएन प्रोडक्शंस या बाकी मेकर्स से मेरा ये सवाल है कि आप कितनों पर केस करेंगे, कितनों को कोर्ट नोटिस भेजेंगे? आप क्या पूरी इंडिया को कोर्ट नोटिस भेजेंगे? क्या पूरी इंडिया को आप कोर्ट में लाएंगे कि आइए आप सब के खिलाफ हमने केस कर दिया, आप सब आइए, आप सबको जेल में डालते हैं? 150 करोड़ की आबादी है हमारी, आप 150 करोड़ को क्या जेल में डालेंगे? आपको क्या सांप सूख गया है? कौन से क्वालिटी का गंजा पी रहे हैं आप? कौन से क्वालिटी का नशा कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? कौन सा क्वालिटी का गंजा ले रहे हैं आप? ये सब गंजा चरस की दुनिया से बाहर आइए, अपनी ईगो बबल से बाहर आइए, सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए कि आपका फिल्म कितना घटिया है, ऑडियंस को आपकी फिल्म पसंद नहीं आ रही है. अरे यूट्यूबर्स की बात छोड़िए, देखिए यूट्यूबर्स का काम क्या है? फिल्म का रिव्यू करना. और रिव्यू में वो क्या कहते हैं? वो वही कहते हैं जो उन्हें महसूस होता है, और वो भी ऑडियंस का एक हिस्सा है. वो भी ऑडियंस है, हम भी ऑडियंस है. हम फिल्म के बारे में वही कहते हैं जो हमें महसूस होता है. अगर हमें फिल्म अच्छी लगी तो अच्छा बोलेंगे, फिल्म बुरी लगी तो बुरे बोलेंगे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो शब्द है वो बाकी सबके लिए पत्थरों की लकीर है. ठीक है, हम बस अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं. हमारा रिव्यूज़ जो है वो हमारी ओपिनियंस है, या फिर जो बाकी क्रिटिक्स है उनका रिव्यूज़ भी उनके ओपिनियंस है. ठीक है, तो हम अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं. अगर हमको फिल्म का कुछ डिपार्टमेंट या कुछ हिस्सा अच्छा लगा तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, अगर बुरा लगा तो हम बुराई करेंगे. लेकिन हाँ, हमारे शब्द जो है वो पत्थरों की लकीर नहीं हो सकती कि हमने अगर नेगेटिव रिएक्शन दे दिया तो फिल्म को फ्लॉप होना है, पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया तो फिल्म को सुपरहिट होना है. ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सी फिल्में हैं जिनको हमने बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन वो फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया, डिज़ास्टर हो गया. ऐसे बहुत सारे फिल्मों के एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे कई फिल्मों की मिसाल भी है जिनको हमने नेगेटिव रिएक्शन दिया, नेगेटिव रिव्यू किया, लेकिन वो फिल्में सुपरहिट हो गई. सैयारा, फिर वो क्या फिल्म था, एक दीवाने की दीवानियत, रिसेंटली आवारापन 2, धनुष और कृति सैनन का वो फिल्म आया था ना, तेरे इश्क में. ऐसे कितने सारे फिल्में हैं जिनको हमने नेगेटिव रिएक्शन दिया हुआ है, जिनको पूरे यूट्यूब कम्युनिटी ने बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन दिया, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल गई, सुपरहिट हो गई, ब्लॉकबस्टर भी हो गई. तो भाई हमारे कहने ना कहने से कुछ होता नहीं है. हमसे पहले आप ऑडियंस के बारे में सोचिए जो आपकी फिल्म थिएटर्स में देखती है, अपना जेब खाली करके, अपना जेब से पैसा निकाल के थिएटर में हर रोज़ जो फिल्म देखने जाते हैं, आप सबसे पहले उनके बारे में सोचिए. अगर वो ऑडियंस खुश नहीं हुई तो हम चाहे इस फिल्म को जितना भी पॉजिटिव रिएक्शन दे दे, वो फिल्म सुपरहिट कभी हो नहीं सकता. उस फिल्म को फ्लॉप होना ही है, उस फिल्म को पिटना ही है, अगर ऑडियंस उस फिल्म से खुश नहीं हुई तो फिल्म हिट है या फ्लॉप ये हम यूट्यूबर्स डिसाइड नहीं करते. ये डिसाइड सिर्फ ऑडियंस करती है, जनता करती है. जनता से देश चलता है. इसीलिए कहता हूं कि ये प्रजातंत्र है, ये गणतंत्र है. जनता या की मालिक है. जनता जैसे सरकार चुनती है, जनता वैसे फिल्म को सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप का टैग भी देती है. तो आप कितनों पर केस करेंगे? कहाँ केस करेंगे? बुक माई शो पे आपने कोर्ट नोटिस जारी कर दिया, वहाँ पे आप किसी को रेटिंग्स देने नहीं दे रहे. रेटिंग्स देने से आपने सबको बैन कर दिया, वहाँ पे कोई रेटिंग्स नहीं दे सकता. IMDb पर भी कोई रेटिंग्स नहीं दे पा रहा है. कितना नेगेटिविटी फैलाएंगे आप? और ऐसे नेगेटिविटी से ना आप अपनी लेगेसी को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है कि गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा ऑडियंस के दिमाग पर. और एक्चुअली में ये गलत इंप्रेशन नहीं है, बिल्कुल सही इंप्रेशन है.
कि आप फेलियर से डरते हैं, आप सिर्फ अपनी तारीफ़ें सुनना चाहते हैं। ज़बरदस्ती आपकी तारीफ़ हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे ज़बरदस्ती की तारीफ़। हम थिएटर में जाते हैं, अपना जेब खाली करके फिल्म देखते हैं, और अगर ये फिल्म पसंद नहीं आई तो इस फिल्म को नेगेटिव रिएक्शन देने का हमें पूरा हक है। तो ये जो कोर्ट नोटिसेस देकर सबकी मुंह बंद करने की आप जो कोशिश करते, सबकी आज़ादी जो आप छीनने की कोशिश कर रहे हो, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका फिल्म जो है ऑलरेडी डिज़ास्टर साबित हो चुका है। डे 1 में, चलिए कलेक्शन की बात करते हैं। डे 1 में इस फिल्म का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 101 करोड़ का बिजनेस हुआ, जिसमें से 55 करोड़ का बिजनेस हिंदी बेल्ट से हुआ, कुछ 22-23 करोड़ का बिजनेस कर्नाटक बॉक्स ऑफिस से हुई, और बाकी से मतलब कुछ ही इक्का दुक्का बिजनेस हुआ, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। तमिल, मलयालम या तेलुगु बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे ही दिन इस फिल्म ने एक शार्प ड्रॉप देखा, शार्प डिक्लाइन देखा, और इस फिल्म को विदाउट कॉर्पोरेट बुकिंग सिर्फ 22 करोड़ की कमाई हुई। कॉर्पोरेट बुकिंग को अगर ऐड किया जाए तो 36 करोड़ का हो गया। अब कॉर्पोरेट बुकिंग क्यों कह रहा हूं? देखिए, जितने भी मैंने YouTube वीडियोस देखे, जितने भी मैंने इंफॉर्मेशन लिया है, उसके अनुसार 10 बजे या 11 बजे तक जो कलेक्शंस थी, 10 बजे तक, खासकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो मतलब इस फिल्म के रिपोर्टेड कलेक्शंस थी पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस में, वो सिर्फ 22 करोड़ के आसपास था, सिर्फ 22 करोड़ जैसा था, 22 पॉइंट समथिंग करोड़ था। लेकिन अचानक 2 घंटे के अंदर 14 करोड़ और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। भाई, मेरा कहना यह है कि सारा दिन रात ऑडियंस को इस फिल्म की पड़ी नहीं थी, ऑडियंस इस फिल्म को रिजेक्ट कर बैठी थी, तो अचानक से उन्हें रात को याद आया कि ये फिल्म देखना है। उन्होंने रात में जाके इस फिल्म की टिकट्स काट ली 11-12 के बीच, और वो भी 14 करोड़। ये कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं है तो क्या है? मतलब आप ऑडियंस को चूतिया बनाना कब बंद करेंगे भाई साहब? ऐसे ऑडियंस को टोपी पहनाना बंद कीजिए आप। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए, इससे कुछ नहीं मिलना है, ठीक है? आपकी रेपुटेशन, आपकी लेगेसी को जो हानि पहुंचना था वो पहुंच चुका है। और हाँ, आजकल ये कॉर्पोरेट बुकिंग सिर्फ मतलब एक आध इंडस्ट्री नहीं करती, हर एक इंडस्ट्री कर रही है। जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज है, लगभग हर कोई कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं अपनी फिल्म को सुपर हिट दिखाने के लिए। मतलब आपकी फिल्म के कंटेंट में दम नहीं है तो आप कॉर्पोरेट बुकिंग से अपनी फिल्म को सुपर हिट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कितना फ़ायदा होता है एक्चुअली में? कितना फ़ायदा होता है? आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, आप अपने स्टोरी स्क्रीन प्ले को सुधारिए। जो एक फिल्म का मेन कोर होता है, फिल्म का जो मेन बैकबोन होता है, वो उसका स्टोरी स्क्रीन प्ले होता है। उस पर ध्यान दीजिए ना आप, स्क्रिप्ट पर ध्यान दीजिए ना आप, उसे सुधारिए, उसको अच्छा कीजिए। लेकिन उसको अच्छा करने के बजाय आप कॉर्पोरेट बुकिंग पर ध्यान देंगे, दूसरों की मुंह बंद करवाएंगे, दूसरों पर कोर्ट केसेस करते रहेंगे, दूसरों को कोर्ट में घसीटते रहेंगे, दूसरों की फ्रीडम के साथ खेलते रहेंगे। मतलब आग से खेलने का शौक़ है आपको, और आप उम्मीद करते हो कि ऑडियंस आपको ढेर सारा प्यार देगा। आप ज़रा सोचिए कितना डेट्रीमेंटल है इस फिल्म के लिए। और इसके बाद यश की किसी बात पर क्या अब यकीन आएगा? मतलब यश जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उसके बाद उनके बातों पर विश्वास करना क्या ये संभव है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और हाँ, मेरा एक और सजेशन ये है कि जब भी फिल्म का कोई इंटरव्यू देना होता है, कि फिल्म का रिलीज़ होने से पहले या कोई फिल्म जब रिलीज़ होता है, तो बहुत सारे इस फिल्म के जो क्रू मेंबर्स हैं वो आके इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। तो उन सबको ग्रूम करना चाहिए, अच्छी तरीके से इनको ग्रूम करने की जिम्मेदारी किसी को लेना है, खासकर उनके PR एजेंसीज़ को ग्रूम करने की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से लेना चाहिए।
इन सबको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू के दौरान क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। आप जितना हो सके अपनी फिल्म के बारे में उस वक्त डिस्कस कीजिए कि आपकी फिल्म का कंटेंट क्या है, आपकी फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, और हम एज एन ऑडियंस आपकी फिल्म से क्या उम्मीदें लेकर थिएटर्स में जाएंगे, क्या उम्मीदें कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात होनी चाहिए। मतलब बड़ी बड़ी भाषण देने से कोई काम नहीं होता। बड़ी बड़ी भाषण से ना पेट भरता है, ना उससे काम होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े भाषण देने से पहले आप अपने कंटेंट पर दम दीजिए, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए और सही बातें कीजिए, सही बातें जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और सही बातें क्या है, पहले बता दिया कि फिल्म, उसका कंटेंट क्या है, उसका टॉपिक क्या है, आपकी इरादा क्या है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आपकी फिल्म से। इन सारे टॉपिक्स पर स्ट्रेस होना चाहिए, इन बातों पर स्ट्रेस होना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी हमने भाषण झाड़ दिया, ऑस्कर लेवल का फिल्म बोलकर ऑडियंस को चूतिया बना दिया, ऑडियंस को टोपी पहना दिया, उनका पोपट बना दिया। ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। और जो भी स्टार, सुपरस्टार इस तरह से बात करेगा, आप तभी समझ जाइए कि भाई गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है। तभी आपके दिमाग में वो सब गोलमाल है गाना बजना चाहिए। हेरा फेरी तो आपने देखा ही होगा, जब भी कोई गलत काम करने का वक्त आता था, तब ये जो सुनील शेट्टी का कैरेक्टर था श्याम, उनके दिमाग में वो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है बजता था वो गाना आपके दिमाग में भी बजना चाहिए। जब इस फिल्म का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या सुपरस्टार जब हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं या हद से ज़्यादा बड़ी बड़ी भाषण झाड़ रहे हैं, तब ये गाना आप सबके दिमाग में बजना चाहिए। इसलिए मैं हर एक फिल्म मेकर से या फिल्म फ्रैटर्निटी के हर एक मेंबर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी ग्रूमिंग ठीक से करवा लीजिए और आप सोच समझकर इंटरव्यू में बातें कीजिए, जवाब दीजिए, वरना ये आपके लिए घातक साबित होगा। और फिर हमें जिम्मेदार ठहराने मत आइएगा, हमें या जनता को चूतिया कहने की जुर्रत मत कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप सबकी दिमाग तक जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो इसके लिए जिम्मेदार केवल आप होंगे, हम नहीं। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको सही लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।